हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण आयाम। इससे पहले फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है, जिसमें से हम सब ने देखा था पर्यावरण क्या होता है और सतत विकास के बारे में, और उनसे जुड़े कुछ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सब ने देखा था। तो आज हम देखेंगे सेकंड क्लास, जो कि हमारी सेकंड क्लास है, और इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी और पीसीएस जैसे उच्च स्तरीय परीक्षाओं में पर्यावरण का एक कोर एरिया बन चुका है। इसका मतलब यह है कि इसका कारण यह स्पष्ट है कि पर्यावरण केवल प्राकृतिक चक्रों तक सीमित नहीं, बल्कि यह सीधे सीधे मानव जीवन, अर्थव्यवस्था, नीति निर्माण और सतत विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे कार्बन चक्र और जल चक्र, जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को समझने के लिए आधारभूत है। वायुमंडल समझेंगे और इनकी संरचना के बारे में समझेंगे, और इनसे जुड़े हुए जितने सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। उसके बाद हम पर्यावरण संरक्षण के बारे में देखेंगे, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन देखेंगे, और उसके साथ साथ हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, धारणीय विकास है, उसको देखेंगे, जो वर्तमान वैश्विक चुनौतियों और जैसे कि जलवायु परिवर्तन और संसाधनों के संकट समाधान से संबंधित है। इस तरीके से हम देखेंगे। तो आज जो है कि हम इस चैप्टर में लगभग 5 टॉपिक कवर करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसे आए हुए क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो इस पूरी चर्चा का उद्देश्य है केवल तथ्य याद कराना नहीं, बल्कि समझाना है कि ये सभी विषय आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है, और क्यों इनका अध्ययन एक सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट के लिए अनिवार्य होता है। तो आइए इस समग्र दृष्टिकोण के साथ हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की इस यात्रा को शुरू करते हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, देखते हैं यहाँ पे, कि प्रकृति में कार्बन चक्र एवं जल चक्र। प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए नोट्स में क्या लिखा गया है, कि पर्यावरण विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना है। ये घटक आपस में अंतरक्रिया करते हैं। सामान्यतः यह अंतरक्रिया एक चक्रीय स्वरूप में होती है, अर्थात तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता है, जिसे भूरसायन चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। इस तरीके से देख सकते हैं। अब देखते हैं, पृथ्वी के कार्बन चक्र के कार्बनिक पदार्थों के संघटन से, जीवधारियों एवं श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। कार्बन कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा, कि प्रकृति में कार्बन चक्र है, किस तरीके से कार्य करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से कार्बन चक्र हमारा काम करता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन चक्र हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि सभी जीवधारियों में कार्बन पाया जाता है, तथा यह सभी अकार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व है। सभी जीवधारियों में कार्बन पाया जाता है, यह सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व है। यह है कार्बन चक्र। और यहाँ पे कार्बन चक्र की खोज जो है किसने किया था? यह किया था इन्होंने, जोसेफ प्रिंसटली और एंटोनी लिवाइसियर ने। कार्बन चक्र की खोज जोसेफ प्रिंसटली और एंटोनी लिवाइसियर ने किया था। तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे कई सारी चीजें दी गई हैं। अगर हम कार्बन देखें तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी जीवधारियों में पाया जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल इत्यादि जैसे कार्बनिक यौगिकों का आधार होता है। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए कार्बन संतुलन आवश्यक होता है। यह वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल सभी में उपस्थित होता है कार्बन चक्र।
अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर भंडारण की बात करें तो वायुमंडल CO2 के रूप में, समुद्र और नदियों में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, स्थल मंडल में देखें तो चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के बारे में। इस तरीके से कार्बन चक्र जो है कई सारी चीजों के रूप में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे प्रक्रियाएं देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो हरे पौधे सूर्य की मदद से CO2 और पानी H2O से ग्लूकोज यानी C6H12 O3 इस तरीके से क्या करते हैं, पहले जो होते हैं CO2 और पानी H2O से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन बनाते हैं हरे पौधे। तो इस प्रकार वायुमंडल से हटकर पौधों में संग्रहित होता है। यह प्रक्रिया कार्बन को जीवमंडल में प्रवेश कराती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पानी और जल सॉरी CO2 और पानी को लेकर। अब देखते हैं रिस्पायरेशन दिया है यहाँ पे, रिस्पायरेशन हो गया आपका। एनिमल रिस्पायरेशन हो गया। तो सभी जीवधारी पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और श्वसन करते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बन यौगिक का अपघटन CO2 वायुमंडल में वापस चली जाती है। इसमें क्या होता है, CO2 वायुमंडल में वापस चली जाती है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और यह प्रक्रिया कार्बन को पुनः वायुमंडल में लौटाती है। यह प्रक्रिया पुनः जो है इसीलिए हम रेस्पायरेशन कहते हैं। अगला हम देखते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन है यहाँ पे, तो इसके देखते हैं कि जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो अपघटक बैक्टीरिया और फफूंद उनके अवशेषों का अपघटन करते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कंबस्टन, दहन। दहन के माध्यम से क्या होता है, इसमें लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें जैसे ईंधन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। यह वायुमंडल में CO2 की मात्रा को बढ़ा देता है। यह जो है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा को बढ़ा देती है कंबशन। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे ओशनिक प्रोसेस भी कुछ होती है। ओशनिक प्रोसेस हो गई, जैसे ओशनिक प्रोसेस में देखते हैं कि महासागर में कार्बन सिंक यानी कार्बन का भंडारण कहलाते हैं। समुद्र का जल वातावरण से CO2 को घोलकर संग्रहण करता है। समुद्री जीव जैसे शंख हो गया, मूंगा हो गया, CaCO3 से अपने खोल बनाते हैं। यह जो होते हैं जीव, शंख हो गया, मूंगा हो गया, या CaCO3 से अपनी खोल बनाते हैं। जब ये जीव मर जाते हैं, उनका कैल्शियम कार्बोनेट तलछट यानी सेडिमेंट के रूप में समुद्र की तह में जमा होकर चूना पत्थर बन जाता है। यही लाइमस्टोन के रूप में बाहर निकलता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि फॉसिल्स के रूप में हो गया। इस तरीके से हम सबने देखा। अब यहाँ पे देखिए कि प्रमुख कार्बनिक यौगिकों के रूप में पौधों में ग्लूकोज संचित हो जाता है, स्टार्च के रूप में संचित होता है, सेल्यूलोज के रूप में और सुक्रोज के रूप में संचित हो जाता है। इस तरीके से यह जो चक्र है पूरे तरीके से हम सबने समझ लिया। अब हम इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यातव्य है कि कार्बन कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में ग्रेफाइट एवं हीरे में पाया जाता है। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्चक्रण होता रहता है। इस तरीके से समझ सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण भी करता है। वायुमंडल में वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए यह जल चक्र है। तो हम अब जल चक्र का यह जो है डायग्राम देखते हैं, समझते हैं इसमें क्या कहा गया है, किस तरीके से जल चक्र की प्रक्रिया काम करती है।
सबसे पहले हम जानते हैं कि जल चक्र प्रक्रिया आखिर होती क्या है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी पर जल निरंतर वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल के बीच चक्रण करता रहता है। यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें होता क्या है कि पृथ्वी पर जल निरंतर वायुमंडल से जल जो है कि वायुमंडल से आपका हो जाता है स्थलमंडल। स्थलमंडल से क्या होता है कि यह चला जाता है जलमंडल में। इस तरीके से यह प्रक्रिया जो है कि काम करती रहती है। इसी को हम जल चक्र कहते हैं। अगर हम अब देखते हैं जल चक्र की अवस्थाएं देखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम जल चक्र की अवस्थाओं में देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे वाष्पीकरण। जल का वाष्पीकरण, इसमें हम क्या समझेंगे कि सूर्य की गर्मी से महासागर, समुद्र, झीलों और नदियों द्वारा मिट्टी की सतह से जल वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। यहाँ से क्या होता है, सूर्य की गर्मी की वजह से जो जल होता है समुद्र से, नदियों से, झीलों से जो होता है जल आ, जल हाँ, झीलों से मिट्टी की सतह से, हाँ मान लीजिए मिट्टी की सतह से क्या करता है, जलवाष्प के रूप में वाटर वेपर के रूप में ऊपर उठता है। इस तरीके से वाटर वेपर के रूप में ऊपर उठता है, जलवाष्प के रूप में ऊपर उठता है। तो जब यह जलवाष्प वायुमंडल में मिल जाता है, इस तरीके से यह जलवाष्प जो है वायुमंडल में मिल जाता है। अब देखिए दूसरी क्या है, वाष्पोत्सर्जन। दूसरी प्रक्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि पौधों की पत्तियों से भी जलवाष्प निकलता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों की पत्तियां हैं, इनसे भी जो है कि जलवाष्प निकलता है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इससे भी वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ती है। इससे वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ती है। वाष्पीकरण प्लस वाष्पोत्सर्जन, इनको अगर हम मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है वाष्पीकरण। अब देखते हैं यहाँ पे हम, यह जल का वाष्पीकरण हो गया, फिर वाष्पोत्सर्जन हो गया। उसके बाद जो है कि हम संघनन देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब जल वाष्प ऊंचाई पर जाकर ठंडी होती है तो छोटे छोटे जलकणों में बदल जाती है। जब यह जल वाष्प है बादल के रूप में, यहाँ पे जल वाष्प का वाष्पीकरण हुआ तो यह जो है कि यहाँ पे गई, तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन हुआ। तो उसके बाद क्या होता है, जो जल वाष्प है वह होता क्या है कि जब वायु ऊपर जाती है तो उसमें क्या होता है कि ठंडी होती है। जलवाष्प ऊंचाई पर जाने के बाद ठंडी हो जाती है, और होता क्या है कि उसमें छोटे छोटे जल कणों के रूप में बदल जाती है। जब ये छोटे छोटे जल कणों के रूप में बदल जाती है तो वे कण बादलों का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी जब बादलों का निर्माण हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, जब बादल भारी हो जाते हैं, बादलों का जब निर्माण हो जाता है तो बादल भारी हो जाते हैं, तो जल कण पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिरते हैं, हिमपात के रूप में गिरते हैं, ओले के रूप में गिरते हैं, तब यहाँ पर नीचे गिरते हैं वर्षा के रूप में। तो यह पृथ्वी की सतह को जल से पुनः समृद्ध करता है। उसके बाद क्या होता है, लास्ट में होता है फिर से अवशोषण हो जाता है, यहाँ पे ओले के रूप में गिरते हैं। तो इस तरीके से हमारा जल चक्र का प्रक्रिया पूरा होता है। इसमें क्या होता है कि अवशोषण और अंतःस्रवण। अब हम देखते हैं कि वर्षा का कुछ भाग मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है और कुछ भूजल यानी ग्राउंड वाटर का निर्माण करता है। यही जल कुओं, झरनों और नदियों का स्रोत बनता है, जो है गिरता है जल चक्र के प्रक्रिया के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के माध्यम से गिरता है। अब रन ऑफ होता है, वर्षा का शेष जल नदियों, जलों और धाराओं के रूप में बहकर समुद्र और महासागरों में पहुंच जाता है। इस प्रकार पुनः वाष्पीकरण के लिए तैयार हो जाता है। इस तरीके से फिर से जो है कि गिरता है, फिर से जाके समुद्र में, नदियों में चला जाता है। कुछ जो है कि ग्राउंड वाटर के रूप में चला जाता है, कुछ जो है कि पृथ्वी के द्वारा सोख लिया जाता है। इस तरीके से यह प्रक्रिया दोहराई जाती है बार बार। इसी को हम कहते हैं जल चक्र। तो आशा करते हैं कि जल चक्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं बच्चों कि जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। पौधों की भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं तथा भूमि में उपस्थित उनके मूल रोमों द्वारा
वे जल का अवशोषण करते हैं। सामान्यतः पौधों के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती। ध्यातव्य है कि मूल रोम मृदा में उपस्थित मृदा विलयन सॉइल सॉल्यूशन के संपर्क में रहते हैं। इन मूल रोमों के द्वारा ही पौधे भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोमों की कोसा भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है। इसके साथ इसमें कुछ पेक्टिन पाया जाता है। पेक्टिन के कारण ही मूल रोम मृदा में चिपके रहते हैं। मूल रोमों की कोशिका भित्ति पारगम्य कला यानी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक और डायग्राम है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ मूल रोम द्वारा मृदा से जल का अवशोषण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। यहाँ पे देखिए कि पहले हम देखते हैं कि मूल रोम आखिर क्या होता है। मूल रोम क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या है। रूट हेयर क्या होता है। मूल रोम पौधों की जड़ों की बाहरी कोशिकाओं की पतली जालीनुमा संरचना होती है। यह होती है मूल रूप। ये मिट्टी के कणों के बीच जाकर मिट्टी के घोल यानी सॉइल सॉल्यूशन से जल अवशोषित करती है। जाके यह कि जल अवशोषण करती है। इसका सतह क्षेत्र सरफेस एरिया बहुत अधिक होता है, जिससे जल अवशोषण की क्षमता भी अधिक होती है। बहुत अधिक होती है, जिससे जल अवशोषण की क्षमता भी अधिक होती है। अब हम अगर जल अवशोषण की प्रक्रिया देखें, जल अवशोषण की प्रक्रिया को देखें, तो इसमें क्या होता है कि पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। पेक्टिन से बनी होती है। यह हमारा अंतः शोषण हो गया। यह दोनों जल को सोखने की क्षमता रखते हैं। जब मिट्टी में नमी होती है तो कोशिका भित्ति जल सोखकर फूल जाती है, अतः शोषण कहते हैं। इसी को जो है कि कोशिका भित्ति जल सोखकर फूल जाती है, इसे अतः शोषण कहते हैं, इम्बिबिशन कहते हैं। अब देखते हैं अगर हम परासरण को देखें, परासरण कम परासरण अधिक परासरण, तो मिट्टी के घोल जो है सॉइल सॉल्यूशन में घुले हुए लवणों की सांद्रता कम हो जाती है, जबकि मूल रोम की कोशिका सेल सैप में घुले लवणों की सांद्रता अधिक हो जाती है। मिट्टी का जो सॉल्यूशन है उसमें घुले हुए लवणों की सांद्रता कम हो जाती है। यहाँ पे सांद्रता कम हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो मूल रोम की कोशिका यानी सेल सैप में घुले लवणों की सांद्रता है वह अधिक हो जाती है। उनकी सांद्रता यहाँ पे देखिए अधिक हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं परासरण के सिद्धांत के अनुसार जल कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। जल जो होता है कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ से अधिक सांद्रता की तरफ जाता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जाता है परासरण, हाँ जाता है। इसीलिए मिट्टी से जल मूल रोम में प्रवेश करता है। इसी के माध्यम से मिट्टी से जल मूल रोम में प्रवेश करता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब देखते हैं मिट्टी का विलयन, कम सांद्रता कम परासरण दाब। मूल रोम एक कोश की रस अधिक सांद्रता वाला अधिक परासरण दाब होता है, और जल का प्रवाह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। इसी को हम जल का अवशोषण कहते हैं। इसी को हम जल का अवशोषण कहते हैं। अगर हम इसमें इंपॉर्टेंस देखें, क्या समझना है, तो पौधों को मिलने वाला अधिकांश जल मूल रोम से ही आता है। यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पोषण, लवणों के परिवहन और कोशिकाओं की ताजगी बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यह इसका इंपॉर्टेंस हो गया। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, इसके अलावा एक कारण यह भी है कि खेतों में उर्वरकों फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करने पर शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती, मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, जिससे पौधे मुरझा जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जल अवशोषण प्राप्य भूमि जल अवेलेबल सॉयल वाटर, मृदा के तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता, मृदा की वायु एयर सॉयल जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार जल मंडल में स्थित जल चक्र द्वारा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता है। यह जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियां भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब हमारा यहाँ से आपका हो जाएगा क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएगा। इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपचय,
ज्वालामुखी क्रियाएं। उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन ऑक्साइड को जोड़ती हैं? इस तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कि प्रकाश संश्लेषण, कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है? तो आपका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पहली बात तो श्वसन हो गया, दूसरा है कि जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं, यह जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है, इसलिए आपका उत्तर सही हो जाएगा सी। तो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, न कि विमोचित करते हैं अथवा जोड़ते हैं। इस तरीके से आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। अब आपके सामने अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? कौन है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि उसमें क्या होता है कि वह H2O और CO2 को लेकर अपने जो है कि भोजन का निर्माण करता है, वह अवशोषित करता है, न कि बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल चक्र। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है जल चक्र में होती है। किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अब उसको देखते हैं। उसको समझते हैं कि जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल चक्र का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। इस तरीके से आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। और वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल के नमी पर। वायुमंडल में नमी पर, वायुमंडल में जितनी नमी होगी उसी हिसाब से वर्षा होगी। तो अब देखते हैं, वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा, बूंदाबांदी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। जैसे जैसे नमी की बढ़ोतरी होगी उसी तरीके से जो है कि वर्षा की मात्रा बढ़ जाएगी। बूंदाबांदी होगा, वर्षा होगी काफी मात्रा में, बर्फबारी होगी, सब वायुमंडल के नमी की मात्रा पर निर्भर करता है। अब अगला प्रश्न है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि, क्यों नहीं बढ़ते हैं? यह ISPT 2013 में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये सही बात है बिल्कुल कि मूलरोम रूट हेयर जब उनका नष्ट हो जाता है तो इसलिए क्या होता है, उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है, वह बढ़ नहीं पाते हैं। अब देखते हैं, पौधों के अधिकांश मूलरोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यथाशीघ्र ही अधिक जल जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती, तो मृदा की विलयन सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जल के मूल रोमों द्वारा जड़ अवशोषण कठिन हो जाता है, जिस कारण पौधे मुरझा जाते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका सी हो गया। अब देखते हैं, अब यहाँ से टॉपिक शुरू होता है वायुमंडल। इस चैप्टर में कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं। तो हम देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल, इसको हम ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़े हैं सारे लोग। अब देखते हैं वायुमंडल, एनसीईआरटी में भी इसके बारे में बहुत सारी चीजें अच्छे से बताई गई हैं। क्लास 11th का पार्ट 1 जो है। तो यहाँ पे देखते हैं नोट्स में क्या लिखा गया है। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ के तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व पदार्थ का साधारण रूप होता है जिसे रासायनिक एवं भौतिक विधियों द्वारा आगे उप विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप में मिश्रित होते हैं।
वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के पारित विद्यमान गैसें जैसे वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के मतलब वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों जैसे वायु के समूह को हम वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है। शुष्क वायु में जब घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें हैं और उनका प्रतिशत है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस उपस्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाए प्रमुख गैसें हैं और जो है कि प्रतिशत है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, 08%। ऑक्सीजन है 20.95%। ऑर्गन है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.040%। नियॉन है 0.0018%। हीलियम है 0.0005%। क्रिप्टॉन है 0.001%। यहाँ पे हाइड्रोजन है 0.0005%। जिनॉन है 0.000009%। इस तरीके से सबसे अधिक जो है कि कहाँ पाई जाती है, सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में, सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, तीसरे नंबर पर CO2 है, ऑर्गन है, चौथे नंबर पे CO2 है। इस तरीके से वायुमंडल में जो है कि घटता हुआ क्रम है और यह बढ़ता हुआ क्रम है। अगला देखते हैं। अब आगे देखते हैं। सोपोसी पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन, वायुमंडल को दूषित करने वाली ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होती तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। अगर वनस्पति वेजिटेशन नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो इस पर जो है कि पृथ्वी पर बहुत घातक प्रभाव पड़ेगा, लोगों की जानें चली जाएंगी। अब आगे देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से संतुलन बना है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको समझने की अच्छी से कोशिश करते हैं। आप सब जानते होंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन किस तरीके से बना है। पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं हमें, जो कि हम सब जीव जंतु लेते हैं, मनुष्य लेते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि छोड़ते हैं, जंतु जो होते हैं, हम मनुष्य जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधे इसको ग्रहण करते हैं। उसके बाद पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। इस तरीके से यह संतुलन बना रहता है, इसी तरीके से यह प्रक्रिया चलती रहती है। आगे देखते हैं। इस प्रकार पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसीलिए वनों को पृथ्वी के हरे फेफड़े, ग्रीन लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी हैं। उसके कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। इस कतारों को ग्रीन मफलर कहा जाता है यानी। अब यहाँ से आपका प्रश्न उत्तर शुरू हो गया। यहाँ पे देखिए, फोर्थ BPSC प्री 2000 में पूछा गया है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। तो हम इसको कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों को समूह को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसें जैसे वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों को समूह में वायुमंडल कहते हैं। इसमें जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। वायु एक है, अगला प्रश्न है वायु एक है, तो वायु एक मिश्रण है। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी किसी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु कोई विभिन्न गैसों का मिश्रण है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इस तरीके से इसका सही उत्तर मिश्रण हो गया। निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। कौन सी गैसें हैं इनमें से जो वायु में नहीं पाई जाती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन जो है कि वायु में नहीं पाई जाती है।
अगला है कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम इत्यादि गैसें उपस्थित होती हैं। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, यह 78.08% होती है, इसलिए सर्वाधिक जो है कि 78% शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। यह भी एमपीपीसीएस 1990 में पूछा गया था यह प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सी गैस है? तो डी नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला है पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? अगर पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं पृथ्वी पर पेड़ पौधे अगर वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो जैसा कि आप सब जानते हो कि हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मनुष्य का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, आदमी जीव जंतु सब खत्म हो जाएंगे। पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन वायुमंडल को दूषित करने वाली ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु का प्रदूषण। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी हैं, करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है, इसलिए कतारों को ग्रीन मफलर कहा जाता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते, अपितु वायु प्रदूषण के रोकथाम में सहायक होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाना बहुत जरूरी होता है, पेड़ काटना नहीं चाहिए। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अनुमानित उत्पादन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे किस तरीके से पूछा गया है कि अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अनुमानित उत्पादन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 20%, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अमेजन वन कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो वायुमंडल में उपस्थित कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% अमेजन वन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अनुमानित उत्पादन उत्पादन किया जाता है। अमेजन वन को ग्रह का फेफड़ा यानी पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहते हैं। अमेजन वन को फेफड़ा कहते हैं। उत्पादन क्रिया भी कहा जाता है। अमेजन वन को ग्रह का फेफड़ा पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहते हैं। अमेजन वन विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो कि उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के अमेजन और इसी सहायक नदियों के बेसिन में स्थित है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाता है पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरणीय सुरक्षा किस तरीके से की जाए, क्या जरूरतें होती हैं, इसको देखते हैं। पहले नोट्स में क्या दिया गया है कि जहां एक ओर प्रदूषण पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए संकट है, वहीं दूसरी ओर धारणीय विकास पर्यावरण क्षरण को कम करने में सहायक है। अतः धारणीय विकास पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने में पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास कागज के थैलों का प्रयोग वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण में होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित होता है। अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की जगह क्रिया है, जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पकड़कर विदित होकर अपने स्थान तक ही बिखर कर रह जाती। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण की सुरक्षा हेतु धारणीय विकास एक उपयोगी युक्ति है, अतः धारणीय विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा आपस में अंतर संबंध रखते हैं। अंतर संबंध रखते हैं। यहाँ से अब हम पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है आपके सामने है कि पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, यानी पर्यावरण अपकर्ष क्या होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा
डी, क्योंकि पर्यावरण अपकर्ष में क्या क्या शामिल होता है? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों के मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी इस तरीके से असंतुलन। यहाँ पे इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से होने वाले पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपक्षय का विचार संबंधित है। अपक्षय का विचार किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पकड़कर विदृढ़ होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गरीबी कम करना। गरीबी कम करना पर्यावरणीय सुरक्षा के संबंध से मुद्दा नहीं है। अगला प्रश्न है, धारणी विकास। तो सबसे लास्ट टॉपिक धारणी विकास है। हम इसको अच्छे से समझते हैं क्योंकि हर बार यूपीपीसीएस में आरओ हो गया, कई सारे ऐसे स्टेट एग्जाम है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं धारणी विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। इसको हम अच्छे से समझेंगे। जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उनको एक कागज पर लिखकर आप जहां स्टडी करते हैं वहां पे चिपका लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, क्योंकि कई बार 2-3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ जाते हैं। तो हम इस टॉपिक को अच्छे से शुरू करते हैं। धारणी विकास। धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह प्रक्रिया है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी को 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनाया था। धारणी विकास की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। धारणी विकास लक्ष्य सर्वप्रथम 2012 में रियो +20 सम्मेलन और पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 2012 में प्रस्तावित किया गया था। ध्यातव्य है कि 17 धारणी विकास लक्ष्य 17 एसडीजी तय किए गए हैं जो इस प्रकार से दिए गए हैं। इस तरीके से 17 एसडीजी जो गोल है वह दिए गए हैं, हम इनको अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहला है गरीबी की समाप्ति। सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एसडीजी 1 गरीबी की समाप्ति। दूसरा है भूखमरी से मुक्ति 2, एसडीजी 2 है भूखमरी से मुक्ति। तीसरा है लोगों के लिए स्वस्थ और आरोग्यता। चौथा है गुणवत्ता परक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा है लैंगिक समानता। छठा है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। सातवां है किफायती और स्वच्छ ऊर्जा। आठवां है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। 9 है उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का विकास। 10वां है असमानता में कमी। एसडीजी 10 है असमानता में कमी। एसडीजी 11 देखते हैं। एसडीजी 11 देखते हैं धारणी शहर और सामुदायिक विकास। 12 देखते हैं जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13 है जलवायु कार्रवाई। 14 है जलीय जीवों की सुरक्षा जल में जीवन। 15 है स्थलीय जीवों की सुरक्षा स्थल पर जीवन। 15 है शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं। 17 है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। इस तरीके से 17 जो एसडीजी हैं हमारे तैयार हो गए। इसको आप कई बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप ट्रिक भी बना सकते हैं किसी न किसी तरीके से ताकि याद रहे, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्माण किया गया है। यह सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में सामाजिक समावेशन, आर्थिक विकास की स्थिति तथा पर्यावरण के धारणी विकास से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। वर्ष 2024 में इस सूची में भारत 109वें स्थान पर था। 2024 में इस सूची में भारत जो है कि 109वें स्थान पर था।
अब देखते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में शीर्ष 10 देशों का स्थान। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में शीर्ष 10 देशों का स्थान। तो सबसे पहला जो है स्थान तो फिनलैंड का है, दूसरा है आपका स्वीडन का, तीसरा है डेनमार्क का, चौथा है जर्मनी का, पांचवा फ्रांस का, ऑस्ट्रिया छठे नंबर पर, सात नॉर्वे है, क्रोएशिया आठवें नंबर पर है। 9वें नंबर पर देखें हम नॉर्वे है, 10वें नंबर पर क्रोएशिया है। उसके बाद हम देखते हैं 8वें नंबर पर क्रोएशिया है, 9वें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, 10वें नंबर पर पोलैंड है। यह जो है एसडीजी इंडेक्स 2024 है, जिसमें से भारत को 109वें स्थान पर रखा गया है। 109वें स्थान पर एसडीजी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है, इसको याद रखिएगा। पहले नंबर पे आपका फिनलैंड है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपका स्वीडन है, उसके बाद डेनमार्क है। इन तीनों को याद रखिएगा, शुरू के 3 है जो इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे देखते हैं धाड़ी विकास कई आयामों पर धाड़ी कृषि कृषि भी एक पहलू है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ द्वारा भारत की ओर से एक प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, जिसके तहत 2023 को यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। विदित है कि 2024 को यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिट्स वर्ष घोषित किया था। वर्ष 2025 को यूएनओ ने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियर के संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष एवं शांति और विश्वास अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। धाड़ी कृषि का अर्थ है कि धाड़ी कृषि का अर्थ है कि पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग उसकी गुणवत्ता लंबी समय तक बनी रहे, इस तरीके से कृषि करने के बारे में बात की गई है। अगला है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। भारत की लगभग 55% जनसंख्या कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर है। ध्यातव्य है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ने की आवश्यकता महसूस हुई। इसकी वजह से कृषि में रासायनिक खाद्य उर्वरकों और जहरीले कीटनाशकों का भरपूर उपयोग किया गया है, ताकि पैदावार बढ़े। हरित क्रांति के तहत, परंतु इससे प्राकृतिक असंतुलन व मृदा की गुणवत्ता व उसकी उर्वरकता की व्यापक क्षति पहुंची। इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ा। इसे निपटने हेतु आज संपूर्ण विश्व का झुकाव सतत धाड़ी कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA वर्ष 2024-25 से चल रहा है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक भाग है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानवता के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां प्रकट होती रहती है। उल्लेखनीय है कि क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिक, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था है, जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। यह संस्था शोधवाद, सम्मेलनों इत्यादि के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण कर इन सुझावों को उपलब्ध कराती है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। कराती है। वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक एसडीजी इंडिया इंडिया इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया था। इस सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में सबसे पहले केरल था, 75 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश दोनों का स्कोर 74 रहा दूसरे स्थान पर। आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा तथा कर्नाटक 72 के साथ, सिक्किम 71 तथा महाराष्ट्र 70। निम्न स्थान प्राप्त राज्य जैसे बिहार 52, झारखंड 56, असम 57, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सभी के स्कोर 60 है। केंद्र शासित राज्यों में देखा जाए तो अग्रणी स्थान पर है चंडीगढ़ 79, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली स्कोर 68 है। निम्न स्थान पर है केंद्र शासित राज्य जैसे दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव 62 है। नीति आयोग ने 12 जुलाई 2024 को सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक एसडीजी इंडेक्स 2023-24 जारी किया है। इस सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड तथा केरल 79 को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात तमिलनाडु स्कोर 78, गोवा, हिमाचल प्रदेश दोनों को 77, पंजाब तथा सिक्किम दोनों को 76 तथा कर्नाटक का स्कोर 75 का स्थान है। निम्न स्थान प्राप्त राज्य अगर देखें तो बिहार, झारखंड, उसके बाद नागालैंड, मेघालय दोनों का स्कोर 63 है तथा अरुणाचल प्रदेश एवं असम दोनों का स्कोर 65 है। केंद्र शासित राज्यों में चंडीगढ़ 77, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी दोनों का 74। निम्न स्थान प्राप्त केंद्र शासित राज्य लद्दाख 65,
लक्षद्वीप तथा दादरा नगर हवेली, दमन दीव, छाछठ है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। यह था आपका एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24। अब यहाँ से प्रश्न शुरू हुआ आपका। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धाड़ी विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार संगठन थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया गया। धाड़ी विकास लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दोनों सही है। सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि धाड़ी विकास का लक्ष्य, हाँ हाँ यह सही हो गया, ये गलत हो गया। 1992 में आया था ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। धाड़ी विकास लक्ष्य सर्वप्रथम 2012 में रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धाड़ी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। इस तत्वाधान में धाड़ी विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया गया है? प्रश्न है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें पारिस्थितिकी भी शामिल है, सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक तीनों उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि विकल्पों में सतत विकास के निर्धारण हेतु सभी विकल्प पारिस्थितिकी, आर्थिक तथा सामाजिक और सांस्कृतिक सूचकांकों में शामिल है। सतत विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मध्य संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जैसा कि आप सबने देखा। अगला प्रश्न है आपका कि सतत विकास लक्ष्य 2017, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 116वां। 2017 का ये करंट का क्वेश्चन था, 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के धाड़ी विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं था? शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात 5वें की सूची में नहीं था। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। धाड़ी कृषि का अर्थ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भूमि का इस प्रकार प्रयोग उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यानी लंबे समय तक बनी रहे, किसी भी प्रकार की क्षति ना हो। अगला प्रश्न है, धाड़ी कृषि का अर्थ है कि पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखे, भूमि का इस प्रकार प्रयोग उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संपोषणी विकास। अगला प्रश्न है, संपोषणी विकास एक आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना चाहिए। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी तथा भारत में वर्ष 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? इसका सही उत्तर है एसडीजी 6। सतत विकास लक्ष्य छह के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात के बात के लिए संकल्पित कर दिया गया है कि यह स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कार्यक्रमों का विस्तार करें और जल की स्वच्छता के प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय समुदायों को समर्थन दें। लक्ष्य 6 के माध्यम से दुनिया के देशों ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2030 तक स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त स्वच्छता और साफ सफाई की सुविधा के लिए सर्वत्र सुलभ कराएंगे। सतत विकास लक्ष्य 16 के उद्देश्य हैं। वर्ष 2030 तक सबके लिए सुरक्षित और किफायती पेयजल सार्वभौमिक और न्यायसंगत रूप से सुलभ कराना है। वर्ष 2030 तक वर्ष 2030 तक सबके लिए पर्यावरण और समान स्वच्छता तथा साफ सफाई की सुविधाएं सुलभ कराना है। खुले में शौच को समाप्त करना और महिलाओं और लड़कियों के लिए
कमजोर वर्गों की जरूरतों का विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 2030 तक प्रदूषण को कम करके कचरा फैलाना बंद करेंगे और हानिकारक रसायनों तथा सामग्री के उत्पादन को कम करेंगे। अनुपचारित गंदे जल का अनुपात आधा करने और दुनिया भर में पानी की रिसाइकलिंग और सुरक्षित ढंग से पुनः उपयोग जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। वर्ष 2030 तक सभी क्षेत्रों में जल के किफायती उपयोग को बढ़ावा देना और ताजे जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, जिससे जल का अभाव दूर हो सके और जल के अभाव से जुड़े लोगों की संख्या में कमी आ सके। अगला है कि वर्ष 2030 तक उपयुक्तता के आधार पर सीमा पार से सहयोग सहित स्तरों पर समन्वित जल प्रबंधन लागू करना। वर्ष 2030 तक पर्वतों, जंगलों, दलदली क्षेत्रों, नदियों, जलभूतों, झीलों सहित जल से जुड़ी पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण और जीर्णोद्धार करना है। वर्ष 2030 तक जल संचयन, जल का खारापन दूर करने, जल दक्षता, अवशिष्ट जल का उपचार करने, पुनर्चक्रण और दोबारा इस्तेमाल की तकनीकी सहित जल की स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों और कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण का दायरा विकासशील देशों तक बढ़ाना है। जल स्वच्छता प्रबंधन सुधारने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और मजबूती देना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। भारत में सतत विकास लक्ष्य एजेंडा 2030 के समन्वय एवं कार्यान्वयन नोडल संस्था जो है नीति आयोग है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि और पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थ विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र सस्यन, कार्बनिक खाद्य, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, पौधे और कीट प्रतिरोधी सस्य किस्में। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में मिश्र सस्यन, कार्बन, खाद्य, नाइट्रोजन किस्मों का प्रयोग भारत में कृषि पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ रणनीति है। श्रेष्ठ रणनीति है। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा में हमने विस्तार से समझा कार्बन चक्र के बारे में, जल चक्र के बारे में और वायुमंडल की संरचना के बारे में समझा और पर्यावरण संरक्षण के बारे में समझा। उसके बाद धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में समझा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये सभी विषय एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक सिविल सेवा अभ्यर्थी के लिए इनकी समग्र समझ होना जरूरी है और सबसे खासकर एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अब अगली कक्षा में हम देखेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसके आगे के जितने सारे टॉपिक हैं उसको अच्छे से कवर किया जाएगा। अगर अच्छे से इसको कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कक्षा में। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।